we can survive without calculus. We can score 120, 140 marks without calculus. बेटा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नीट में जो आते हैं वो बिना कैलकुलस के होते हैं, तो बच्चों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वेव्स भी आप इसमें ले सकते हैं। सभी बच्चे पूरा 2 साल पढ़ते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन एग्जाम में हर बच्चा एक जैसा परफॉर्म नहीं कर पाता। क्यों? मतलब ऐसा नहीं है कि आप 120, 140 स्कोर कर लोगे, आप बहुत 40-50 तक आराम से पहुंच सकते हो बिना मैथ के भी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। हेलो बच्चों, कैसे हो मेरे नीट के वॉरियर्स? मैं अश्विनी सर, आपका फिजिक्स फैकल्टी PW हिसार विद्यापीठ से। मैं आपसे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे एक डिस्कशन वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं और मैं नीट वाले बच्चों को लगभग पिछले 10 सालों से गाइड करते आ रहा हूँ, तो एक कॉमन प्रॉब्लम होती है नीट के बच्चों के बीच में, जो मैंने भी ऑब्जर्व करी है, आप भी फेस कर रहे होंगे। वो टॉपिक को आज हम यहाँ पे लेके आए हैं, और वो टॉपिक क्या है? वो है मैथ का फियर, है ना। दिस इज द मेन टॉपिक, एलिफेंट इन द रूम। व्हाट इज दिस? मैथ। तो बायो बच्चा इसलिए लेता है कि मैथ से डर लगता था सर, इसलिए मैंने बायो ले ली, लेकिन फिजिक्स देखा तो सर फिर से मैथ आ गया। मैं क्या करूं सर, मैं फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, अगर आपको, मैं यहां पर कोई आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप 180 में से 180 नंबर लेके आ जाओगे अगर आपको मैथ नहीं आ रहा है तो, लेकिन मेन टॉपिक हमारा क्या है कि वी कैन सर्वाइव विदाउट कैलकुलस, वी कैन स्कोर 120, 140 मार्क्स विदाउट कैलकुलस। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत ही अच्छी चीज है। मैं कुछ पॉइंटर्स लेके आया हूं यहाँ पर, हम लोग बात करेंगे आज, काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत फायदा करने वाली है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं एक करके, और हम समझते हैं कि कैसे हम बिना कैलकुलस के फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे। चलिए शुरू करते हैं हम। कि सबसे जरूरी चीज क्या है, आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि फिजिक्स में किन किन टॉपिक्स में बहुत ज्यादा कैलकुलस है और किस में कैलकुलस नहीं है। क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं तो आप पूरा फेस कर रहे होंगे कि ये चैप्टर्स में, ये न्यूमेरिकल्स में मुझे दिक्कत आती है। तो बेटा मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिसमें हम लोग सिर्फ उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे जिसमें कैलकुलस नहीं आती है। कुछ टॉपिक जैसे बिल्कुल कैलकुलस नहीं आती, उनको मैं बोल रहा हूँ हाई स्कोरिंग नॉन कैलकुलस चैप्टर्स। और ये चैप्टर्स अगर आपने कर लिए तो लगभग 50% पोर्शन हमारा बिना कैलकुलस का है ना। दिस इज द फैक्ट। आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे यार ये तो हमें पता ही नहीं था, 50% तो बिना कैलकुलस के हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। देखिए कौन कौन से चैप्टर से मैं आपको बताता हूँ। अगर हम शुरू करें 11th से, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है, सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा रहेगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशंस में आपको बिल्कुल कैलकुलस नहीं चाहिए। एक सवाल होता है, सिर्फ एक क्वेश्चन, जिसमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। वो सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए हम टॉपिक नहीं छोड़ सकते, और वो एक क्वेश्चन तो हम वैसे भी याद भी कर सकते हैं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें कैलकुलस नहीं चाहिए। ठीक है, और भी हम टॉपिक यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। 11th में ही अगर मैं बात करूं काइनेमेटिक्स की, तो उसमें कैलकुलस आता है, वो हम नहीं कर सकते। NLM, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन में भी हमें कैलकुलस नहीं चाहिए। एक दो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें पुली ब्लॉक सिस्टम है और फ्रिक्शन वाला है, कितने सारे हैं, बिना कैलकुलस के आप कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे हम बढ़ते हैं सेंट्रोमास में। इसमें तो बहुत कैलकुलेशन चाहिए। सेंट्रोमास हो गया, रोटेशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया। अगर हम बात करें आगे चल के इसी में थर्मल प्रॉपर्टीज की, थर्मल प्रॉपर्टीज में 2 चैप्टर, केटीजी में आपको कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए। थर्मो भी आप कर सकते हो यहाँ पर, इसमें भी बहुत कम कैलकुलेशन है, बहुत कम कैलकुलस है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स आप अच्छे से करिए। और यहाँ पर सबसे ज्यादा आपकी जो मदद करने वाले चैप्टर्स हैं, आपके प्यारे चैप्टर जो आपको अच्छे से आते भी हैं, आपने ताजा पढ़ा होता है, 12th के चैप्टर्स। कौन कौन से? 12th में सबसे पहले टॉपिक हम बात करेंगे कैपेसिटर। नीट में इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा कैपेसिटर का। आगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सही नाम बोले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं विदाउट कैलकुलस। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप केसीएल केवीएल तैयार कर लीजिए और नॉर्मल ओम्स लॉ तैयार कर लीजिए, सर्किट सॉल्व करना सीख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा बढ़िया से, बिना कैलकुलस। कोई डिफरेंशिएशन नहीं, कोई इंटीग्रेशन नहीं, भूल जाइए। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम आगे बढ़े तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बेटा काफी बड़ा चैप्टर है।
और उसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लिए आपको सिर्फ चाहिए ज्योमेट्री, ज्योमेट्री चाहिए आपको, कोई कैलकुलस नहीं चाहिए, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, बिना उसके आप कर सकते हो, ठीक है। और इसका सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इतना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन है और इसका वेटेज भी लगभग 10 से 12% का वेटेज है नीट में। कम से कम आज मान लो कि 5 से 7 क्वेश्चन यहां से आते ही आते हैं। वो है, आप सभी बोल जाएंगे अभी, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के 3 चैप्टर कौन कौन से? ड्यूअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और इसके साथ में आप ऐड कर लीजिए सेमीकंडक्टर्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और इसमें विद सेमीकंडक्टर्स। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको कैलकुलस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इतना सारा देखो, ये लगभग अगर आप देखें ध्यान से तो ये लगभग 50% हो जा रहा है आपका, 50% सिलेबस है ये। और बाकी भी आप जैसे वेव्स में देखें तो वेव्स में भी आपको इंटीग्रेशन नहीं चाहिए होता। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नीट में जो आते हैं वो बिना कैलकुलस के होते हैं, तो बच्चों घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वेव्स भी आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम और इसमें कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको सिर्फ टॉपिक तैयार करने के अलावा और भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि नीट एक बढ़िया कंपटीशन एग्जाम है और वहां पे हमको स्कोर करना ही पड़ता है, क्योंकि वहां पे हमें जस्ट पास नहीं होना, हमें रैंक लेके आनी है अच्छी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक एंड लॉजिकल सब्स्टिट्यूट्स। बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल होते ही नहीं है नीट में। आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है, ओके, न्यूमेरिकल है ही नहीं तो कुछ तो 45 क्वेश्चन में से 5 से 7 क्वेश्चन या ज्यादा ही मान लीजिए आप ऐसे रहेंगे जो सिर्फ लॉजिकल वाले रहेंगे, असर्शन रीजन रहेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे, उसमें वैल्यू डालनी नहीं, कैलकुलेशन करना ही नहीं है। तो उसमें आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, तो ग्राफ पे किस चीज से बेस्ड आएंगे? स्लोप पूछेगा, एरिया पूछेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि किस फंक्शन में किसका स्लोप किसका एरिया क्या देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि मोमेंटम वर्सेस टाइम का आपको ग्राफ दिया हुआ है, तो आप अगर इसका स्लोप लिखें तो आपको क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा, ठीक है, फोर्स मिल जाएगा, F बराबर dp बाई dt। ऐसे ही आप मान लीजिए आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट x का ग्राफ दिया हुआ है, s का ग्राफ दिया हुआ है, आप इसका एरिया निकाल दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको? आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो बहुत सारे सवाल सिर्फ ग्राफ पे बेस्ड आते हैं, स्लोप और एरिया पे बेस्ड आते हैं, कैलकुलस की हर जगह जरूरत नहीं होती, इतना घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगला टॉपिक, अगला देखिए कैसा, प्रोपोर्शनलिटी वाले बहुत सारे क्वेश्चन हर टॉपिक में ये वाले क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई जैसे पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, ये कांस्टेंट रख दिया, ये बढ़ा दिया, ये डबल कर दिया, ये ट्रिपल कर दिया। ग्रेविटेशन का सवाल, F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, दोनों मासेस को डबल कर दिया, बीच की डिस्टेंस आधी कर दी, बताइए नया फोर्स कितना हो जाएगा। तो इसमें कहाँ कैलकुलस है, क्या कैलकुलेशन चाहिए? सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी वाली चीज है। मास को नया फोर्स लिखो, F डैश लिखो, जो नया मास है वो वाला लिखो, m डैश, m1 डैश, m2 डैश, r1 डैश या r डैश, जो भी नया वाला है उसको लिख के नई वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। इसमें कोई कैलकुलस नहीं चाहिए बेटा, बहुत आसान तरीका है। तो इसके लिए आप जरूर देखें पेपर में कि कौन से क्वेश्चन इन चीजों पे बेस्ड हैं, ठीक है। ये आप लेके करेंगे तो आपके कम से कम भी नीट के 45 में से 3 से 4 क्वेश्चन इनमें से मिल ही जाएंगे, ठीक है। और आगे और हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, देखिए एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है कि अच्छा एग्जाम कैसे लिखना होता है। कंपटीशन एग्जाम की स्पेशली हम बात कर रहे हैं नीट की। देखिए सबसे बढ़िया चीज जो नीट के बच्चों के पास है वो है एलिमिनेशन टूल किट। वो सिर्फ फिजिक्स में नहीं बाकी सब्जेक्ट्स में भी काम आती है, ठीक है। क्या है वो? तो पहला पॉइंट इसमें हम बात कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ये आप लोग करते भी होंगे कि 4 ऑप्शन में से सर 3 में तो डायमेंशन ही मैच नहीं हो रहा, क्या करें? तो ये तो गलती होंगे सर, यही सही है। तो ये बहुत जरूरी आपको आना चाहिए डायमेंशनल एनालिसिस, आप इससे बहुत फायदा उठा सकते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस से आप कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टूल है। दूसरा आप कर सकते हो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। कोई क्वेश्चन दिया है, पूछा है कि बताइए मास इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ये फोर्स बताइए कितना होगा। क्या कर सकते हैं? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं कि किसमें सही बैठेगा आंसर, किसमें वैल्यू पुट करने से सही आंसर आ रहा है, लगभग आंसर आ रहा है। ये आप सब्स्टिट्यूशन, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। और
सबसे जो कैलकुलेशन जो होती है, कैलकुलस नहीं सॉरी कैलकुलेशन, जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, रेशियो लेते हैं, वहां पे आपके बहुत काम आता है अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि आपको इससे बहुत डर लगता होगा इसकी कैलकुलेशन, ये जब भी आ जाएगा कैलकुलेशन में आपको अरे यार ये फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए मैं आपको एक बढ़िया एक ट्रिक बताता हूं क्या करना है। आप 1/पाई स्क्वायर रूट पाई, ठीक है, और 1/√पाई, इसकी इनकी वैल्यू याद कर लो, इनकी डायरेक्ट वैल्यू रट लो। और भी बताता हूं, जैसे 1/√2 का वैल्यू, 1/√3 का वैल्यू, ये याद कर लो। ये डायरेक्टली वैल्यू याद कर लोगे तो आपको कैलकुलेशन में बहुत टाइम बचा सकते हो, बहुत टाइम बचा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप याद करो, ये याद रखना, अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हो, है ना। पहले क्या देखो कि 4 ऑप्शन है, A B C D, 4 ऑप्शन में आंसर्स जो हैं, जैसे न्यूमेरिकल आंसर है किसी का, तो जो आंसर्स है वो कितने क्लोज हैं। अगर बहुत ज्यादा क्लोज वैल्यू है तो फिर आप बेटा इसके लिए मत जाना अप्रोक्सीमेशन के लिए, क्योंकि उससे आप सही आंसर नहीं पता कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर वैल्यूज क्लोज नहीं है, बहुत अंतर है, लेट से 10 गुना 20 गुना का अंतर है, तो आप वहां पे अप्रोक्सीमेशन से जा सकते हैं। आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता बेटा। तो ये एक तरीका आप लोग लेके चलिएगा, बहुत आपके काम आएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग और समझते हैं एग्जाम में और क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं। एग्जाम देखो बेटा, सभी बच्चे पूरा 2 साल पढ़ते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन एग्जाम में हर बच्चा एक जैसा परफॉर्म नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उनकी एग्जाम को अटेम्प्ट करने की जो टेक्निक है वो अलग अलग होती है। आपकी एक अलग टेक्निक होगी, उसमें आप क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना, और उसमें क्या क्या चीजें उसको बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं। कुछ 2-3 पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो क्या पॉइंट्स है? पहला पॉइंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 3 राउंड सॉल्विंग टेक्निक लेके चलिए। 3 राउंड सॉल्विंग टेक्निक, आप क्वेश्चंस पहले देखिए, 5 मिनट पूरा पेपर एनालाइज करिए, है ना, घबराना नहीं है। पेपर सबसे पहले एनालाइज करिए 5 मिनट, और आप उसमें 3 राउंड में उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए क्वेश्चंस को, 1 2 3 लिख के, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। पहले राउंड में वो क्वेश्चन जो सीधे सीधे लॉजिकल क्वेश्चन है, जिसमें टाइम नहीं लग रहा है ज्यादा, कैलकुलेशन नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, सिंगल कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला बेस्ड है, वैल्यू डालनी है, आंसर निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस को आप किस में रख लेना? राउंड 1। फिर जो थोड़े से वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, उनको आप रख लेना राउंड 2 में। और फिर जो आपको लग रहा होगा कि हाई कॉम्प्लेक्स मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्लेक्स सवाल है, कॉन्सेप्ट ये पता नहीं है, आइडिया नहीं है, उनको किस में रखना है? राउंड 3 में, ठीक है। तो 1 2 3 3 राउंड में आप कर लेंगे तो आपको इससे बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक राउंड जैसे ही आप खत्म करेंगे आपको कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगी, चलो कुछ क्वेश्चंस तो हमारे हो गए हैं। इसमें सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है? कि अगर आप ऑर्डर वाइज चलेंगे, लेट्स से सेकंड क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, आपकी ये टेक्निक है कि आप पहले के बाद दूसरा करोगे, फिर तीसरा करोगे, फिर चौथा करोगे। अब सेकंड क्वेश्चन है टफ, सेकंड क्वेश्चन पे आप करते करते आपको लग गए 3 से 4 मिनट, 5 मिनट खराब हो गए, फिर भी आंसर नहीं आया, तो आप जो यहां पर कुछ बढ़िया सवाल कर सकते थे, 7-8 सवाल कर सकते थे, वो टाइम आपने वेस्ट कर दिया। तो इसमें ये बहुत फायदा होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है, ये आप फॉलो कर सकते हो, है ना। पहले इसको आप प्रैक्टिस टेस्ट में आजमा के देखिए, करिए, इस पे प्रैक्टिस करिए इसकी, फिर इसको फाइनल एग्जाम में अप्लाई करिए, है ना। ऐसा मत करना कि डायरेक्टली जाके फाइनल एग्जाम में ही ट्राई करो, पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। और एग्जाम में और क्या क्या चीज ध्यान रखनी होती है? ट्रैप्स, क्वेश्चन में ट्रैप्स ध्यान रखने होते हैं, ये स्पेशली थ्योरेटिकल सवालों में बहुत होता है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, पहला ऑप्शन पढ़ा करेक्ट, आंसर नहीं करना है, पहले पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहा है। वो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नॉट इनकरेक्ट। लो भाई, करेक्ट ही बताना है, लेकिन पूछा कैसे? नॉट इनकरेक्ट बोला है, लो। फिर क्या बोलेगा? विच ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सेप्ट दिस, ये भी वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये सब ट्रैप्स हैं, आपको समझना होगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है। कई बार वैल्यूज, यूनिट्स की वैल्यूज, है ना, यूनिट्स की वैल्यूज ऐसी दी जाती है आपको सवाल में, आपको सारी चीजें ऐसा यूनिट में दे दी जाएंगी, एक चीज आपको दे दी जाएगी सीजीएस यूनिट में, क्या करेंगे?
वही वैल्यू एज इट इज उठा के रख देंगे, आंसर आ जाएगा गलत, वो पहला ही ऑप्शन मिलेगा आपको। तो क्या करना है, ये ध्यान रखना है, यूनिट सिंक रखना है अपने को, यूनिट कन्वर्ट करनी है क्वेश्चन करने से पहले, ट्रैप्स का ध्यान रखना है, बहुत ही केयरफुली एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है। पता चले कि हम ये सोच के बैठे हैं कि थ्योरेटिकल सवाल है, लॉजिकल सवाल है, आसानी से कर लेंगे, हमें तो बढ़िया है, न्यूमेरिकल है नहीं, लेकिन क्या है वो ट्रैप है, उसमें फंस गए आप, उसके ट्रैप में, नॉट ट्रैप में फंस गए। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या चीजें हैं, देखो अगर हम बात करें कि हमें कैलकुलस से डर लगता है, हमें इंटीग्रेशन नहीं समझ में आता, हमें डिफरेंशिएशन नहीं आता, तो आपको एटलीस्ट फंडामेंटल मैथ आना चाहिए, क्योंकि देखो 10th तक मैथ सभी पढ़ते हैं और आप नीट की एग्जाम दे रहे हो तो फिजिक्स में आपको फंडामेंटल मैथ तो चाहिए, है ना, क्योंकि इसके बिना आप, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 120 140 स्कोर कर लोगे, आप बहुत 40-50 तक आराम से पहुंच सकते हो बिना मैथ के भी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो फंडामेंटल मैथ, कैलकुलस नहीं, फंडामेंटल मैथ क्या क्या, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए कि 240 डिग्री पे साइन का वैल्यू कितना होता है, कॉस का वैल्यू कितना होता है, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने आने चाहिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए, सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम बहुत जरूरी है, हर टॉपिक में, लगभग हर टॉपिक में काम में आता है कि इसका सरफेस एरिया कितना होता है, इसका वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर हो गया, इसमें क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, सिलेंडर तो बहुत बार आता है, सिलेंडर और स्फीयर, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम बेटा आपको रखना ही रखना है। ग्राफ इक्वेशन देख के आपको ग्राफ पहचानना आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, इलिप्स है, क्या है, ठीक है, उसका स्लोप फाइंड करने आना चाहिए, एरिया फाइंड करने आना चाहिए, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस, डायरेक्शन का, हाँ ट्रैप में मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर ट्रैप्स ध्यान रखने, इसमें एक डायरेक्शन वाला भी ट्रैप होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप वेक्टर से रिलेटेड सवाल कर रहे हो तो सबसे पहले डायरेक्शंस को आप मार्क करिए, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद उसके हिसाब से वैल्यूज पुट करेंगे, तो बड़ा ध्यान रखना है इन चीजों का आपको। फिर आपको क्या करना है, बेसिक ज्योमेट्री बेटा, बेसिक ज्योमेट्री क्या क्या, ट्रायंगल की इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये सब ये तो बेसिक फंडामेंटल मैथ्स है 10th लेवल का, ठीक है। इतनी चीजें अगर आप करेंगे तो आई होप आप आराम से सर्वाइव कर सकते हैं 140 120 130 मार्क्स तक। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स थे, कुछ काम की बातें थी जो आप, आई होप आप इसको यूज में लेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। बाकी मैं आपको, अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम श्योरली उसको रिप्लाई करेंगे और आपकी मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम, थैंक यू, बाय बाय।